वेलकम टू स्टडी वेव एजुकेशन। जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर किया था, ठीक है। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। जो टॉपिक्स है वो स्पीड पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। आज का 3 टॉपिक क्या होगा हमारा? आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं और एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं। और इसको अच्छे से पूरा डिटेल में समझेंगे चीज़ों को, है ना। ये अपना आज का हमारा टॉपिक होगा, है ना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और बिना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझे बिना आप इन तीनों टॉपिक को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो पिछला वीडियो है, जो पार्ट 1 है मोशन का, उसको ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए, अब हमको ये समझना है कि जो टर्म स्पीड है वो क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि स्पीड को डिफाइन किया गया है, स्पीड को डिफाइन किया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस का, यहाँ पे रेट का मतलब टाइम है, यहाँ पे रेट का मतलब क्या है? टाइम है। मतलब ये कहा जा रहा है कि दूरी का बदलना समय के साथ स्पीड कहलाता है। इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं, चेंज इन चेंज इन चेंज इन चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ डिस्टेंस का बदलना, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, और जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वो अपना दूरी को क्या करते जा रहा है? बढ़ाते जा रहा है, बदलते जा रहा है ना। तो स्पीड को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? स्पीड को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला जो बन के आएगा, डिस्टेंस और रेट है मतलब वो टाइम से डिवाइड हो जाएगा ना, बाई टाइम। तो इसका डेफिनेशन बना और ये इसका क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम अपने को, ठीक है। एक्चुअली ना इसको हम लोग एस से ना दिखा के और बेहतर होगा अगर हम इसको ऐसे वी से दिखाएं अगर, तो और अच्छा रहेगा। इसको हम कहेंगे डिस्टेंस। चलिए इसको हम मिटा ही देते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना, कि आपके लिए स्पीड के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। इससे अगर हम इसका यूनिट निकालने की कोशिश करें तो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस के लिए मीटर होता है और टाइम के लिए सेकंड हो जाएगा। तो ये मीटर पर सेकंड जो है ये इसकी एसआई यूनिट है। कैसी यूनिट है? ये एसआई यूनिट है, ठीक। तो सर एसआई यूनिट है, क्या इसकी कोई और भी यूनिट हो सकती है? हाँ, इसकी एक और यूनिट हो सकती है, जैसे कि किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, मगर ये इसकी एसआई यूनिट नहीं है, ये इसकी एक और यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात हमको समझने की ज़रूरत है कि इसको अगर हम लोग थोड़ा समझे, एक एग्जांपल लें। मान लीजिए आपको अगर कहीं पे लिखा हुआ है 50 मीटर पर सेकंड, तब हमको पता चल जाए कि ये क्या दिया हुआ है, ये स्पीड दिया हुआ है। तो सर स्पीड का क्या मतलब है? इसको समझ ऐसे सकते हैं कि 1 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट है वो 50 मीटर दूरी तय कर रहा है ना। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग 50 meter distance in 1 second. If 70 meter per second of speed is given, meaning, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा कि 1 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट या पार्टिकल कितना तय करेगा? 70 मीटर का डिस्टेंस तय कर लेगा, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए कल को आपको ऐसे दिया होता 50 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1 घंटा में 50 किलोमीटर वो ऑब्जेक्ट
तय कर लेगा। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, इसके बारे में एक बात आप समझना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये इसका एक डेफिनेशन, इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये एसआई यूनिट याद रखना है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। क्या होती है ये? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्पीड। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। सर स्केलर क्वांटिटी हम लोग जान चुके हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, ये एक स्पीड है, और दूसरा स्पीड आपको लिखा हुआ 40 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या बता रहा है? ये 20 जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है, 20 इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये 40 इसका क्या है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रहा है? इन दोनों वैल्यू को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 40 मीटर पर सेकंड वाला जो रफ्तार है वो 20 मीटर से ज़्यादा है। कैसे आप समझ सकते हैं? देखिए ये एक सेकंड में 20 मीटर चलेगा और ये एक सेकंड में 40। ऑब्वियस है कि ये ज़्यादा तेज़ होगा, है ना, इसकी रफ्तार ज़्यादा है। चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? वेलोसिटी। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, एक और टर्म आता है जो कि क्लास 9 में बच्चों को यूज़ करना होता है, इसी से एक रिलेटेड टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड बोला जाता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ध्यान रखना है आपको, है ना। तो अगर आपको एवरेज स्पीड कभी भी क्वेश्चन में आ जाए निकालने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप चल रहे हैं दिल्ली से, मान लीजिए आप कश्मीर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कश्मीर जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि आप यहाँ से दिल्ली से कश्मीर जा रहे हैं, तो जब आप दिल्ली से यहाँ आपको कश्मीर जाने में आपको टाइम लगता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको समझा देते हैं कि आपको जाने में आपको टाइम लग रहा है, मान लीजिए 20 घंटा। कितना लग रहा है आपको? 20 घंटा, 20 आवर्स, है ना। और जो दूरी है मान लेते हैं समझने के लिए वो 2000 किलोमीटर है। कितना है? 2000 किलोमीटर है। तो आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड बताओ, तो हमको क्या करना पड़ेगा? एवरेज स्पीड हम क्या देखेंगे? टोटल एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा? 2000 किलोमीटर, और उसमें टाइम कितना लगा? 20 घंटा। तो आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा, है ना। इसको यहाँ 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 100। तो एवरेज स्पीड आपका आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। ये एक एग्जाम्पल है ना। ये दिल्ली से कश्मीर की क्या एग्जैक्ट दूरी है ये तुमको पता नहीं है, बस आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया गया। कितना टाइम लगेगा वो तो डिपेंड करता है आप ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, है ना। तो अंदाज़ा यहाँ पर होता है कि एवरेज स्पीड, और हम यह स्पीड को कवर कर लिया। अब आगे देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है इसको समझना। देखिए वेलोसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट, रेट का मतलब टाइम होता है, चेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट का बदलना समय के साथ, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं चेंज इन, दूसरा डेफिनेशन, इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। जैसे यहाँ पहले वाले में चलिए, यहाँ जब हम लोग स्पीड के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोग क्या कह रहे थे, इसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कह रहे थे। यहाँ पे क्या हम लोग को बोलना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे क्या करें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी ध्यान में ये रखना है कि वेलोसिटी जो है इसका जब हम लोग लिखते हैं एग्जैक्ट जो इसका सिंबल होता है वो भी लिखेंगे, इसके ऊपर एक एरो लगाते हैं ऐसे। क्यों?
क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर। तो इसके लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। मेरे हिसाब से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अब एक बात आप समझिए, जैसे यूनिट हम लोगों को पता था इस स्पीड का कि मीटर पर सेकंड होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी ऐसा यूनिट मीटर है, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। और टाइम के लिए भी क्या पढ़ चुके हैं? सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड इसका निकल करके एसआई यूनिट आती है। कैसी यूनिट आती है? ये एसआई यूनिट आती है ना। ये एसआई यूनिट है इसकी। ठीक सर, इसके लिए भी कोई और यूनिट हो सकता है? हाँ, किलोमीटर पर आवर एक और यूनिट हो सकता है ना, किलोमीटर पर आवर है इसके लिए का, बट ये एसआई यूनिट नहीं है। इसके बारे में आपको एक बात समझना पड़ेगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। वेक्टर क्वांटिटी है स्पीड, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कल को सिर्फ 20 मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है तो ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है। अगर हम कह दें 20 मीटर पर सेकंड मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कंप्लीट डेटा मिला करके आप कह सकते हैं कि अब ये एक वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम कल को अगर हम कह दें कि 20 मीटर पर सेकंड अगर मान लीजिए आपको इधर नीचे की तरफ जा रहा है ना, आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो डेटा हम लिख रहे हैं ये भी एक वेलोसिटी है। मगर देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का क्या सेम है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ध्यान दीजिएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड, दोनों का देखिए मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ध्यान रखना है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। मगर दोनों का डायरेक्शन जो है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। डायरेक्शन क्या है? वो डिफरेंट है। इससे हमको अंदाज़ा लग रहा है कि वेलोसिटी को जब भी बात करेंगे तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं बता सकते हैं, उसमें लिखना पड़ेगा। कि अगर हमको लिखा हुआ, हमको कल को अगर कोई लिख के देता है ऐसे करके 40 मीटर पर सेकंड, तो लिखना पड़ेगा टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ, कोई भी डायरेक्शन होना चाहिए, डाउनवर्ड अपवर्ड, कहीं ना कहीं तो डायरेक्शन होगा। अगर ये डायरेक्शन को आप नहीं लिखते हैं, सिर्फ अगर आप यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, सिर्फ अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, समझिएगा ध्यान से, 40 मीटर पर सेकंड, तो फिर ये स्पीड है। ये क्या है? फिर ये स्पीड है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्या है? फिर ये स्पीड है। क्लियर हो रहा है आपको चीज़? हाँ, तो इससे अब अपने को पता चल रहा है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अपने को क्या बता के देगी? स्पीड देगी, है ना। तो अब इसमें अपने को मालूम चला कि वेलोसिटी का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया अपने पास, स्पीड का। एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, दो डिवाइस आपको याद रखना पड़ेगा। दो डिवाइस है, एक आपको कहलाता है, उसको यहाँ पे हम उसको ध्यान से देखेंगे। उसको आप इस डब्बा के अंदर में हम बंद कर रहे हैं। देखिए दो डिवाइस है, ध्यान रखना। एक आपको है ओडोमीटर, एक क्या है आपका? एक ओडोमीटर है, ठीक है। एक ओडोमीटर है ना, ओडोमीटर। और एक दूसरा डिवाइस है आपको स्पीडोमीटर। क्या है? स्पीडोमीटर। देखिए ओडोमीटर ना आपका डिस्टेंस मेजर करके देता है। क्या देता है आपको? ये डिस्टेंस। और स्पीडोमीटर आपका क्या नाप के देता है? स्पीड। देखिए हालांकि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, बट क्लास 9th में ना इंस्टेंटेनियस स्पीड अपने को पढ़ना नहीं, क्लास 11 में पढ़ना है। तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे तो स्पीडोमीटर। अब आप एग्जांपल, आप जब कार चला रहे होते हैं तो आपके कार में एक लगा हुआ होता है ना गोल सा, जिसमें बताता है कितना डिस्टेंस चला है। इवन मोटरसाइकिल में भी होता है। और स्पीड बताता है ना, जब आप गाड़ी चला रहे होते तो उसके ऊपर में बताता है कांटा से कि अभी 80 के स्पीड से चल रहे हैं, 90, 75, तो वो कहलाएगा आपका स्पीडोमीटर लगा हुआ रहता है। स्पीडोमीटर आपको कब काम करेगा? जब गाड़ी चल रही होती। और ओडोमीटर तो आप कभी भी देख सकते हैं कि गाड़ी में रीडिंग बताएगा आपको कि कितना डिस्टेंस चल चुकी है गाड़ी या मोटरसाइकिल, कोई भी, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि हमको पता चल गया स्पीड के बारे में, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एवरेज स्पीड के बारे में क्लियर हो गया होगा, वेलोसिटी के बारे में हो गया होगा। अब हम यहाँ पे एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा,
एवरेज वेलोसिटी, क्या पढ़ना पड़ेगा? एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या है? देखिए, जैसे एवरेज स्पीड था वैसे ही एवरेज वेलोसिटी को भी डिफाइन कर लेंगे। कैसे करेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। देखिए, वेलोसिटी होगा तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करना। क्लियर है आपको? तो ध्यान आपको ये रहना चाहिए कि ये अपना आ रहा है, और जब एवरेज स्पीड बोलते हैं तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम बोलते हैं। अच्छा, अगर दोनों का यूनिट लिखने की कोशिश करें अगर हम, तो जो इसके लिए यूनिट लिखाएगा इसके लिए भी मीटर पर सेकंड होता है। तो एक बात आपको ध्यान रख लेना है, स्पीड हो, ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी हो, एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी हो, इन सब का जो एसआई यूनिट है, कैसा यूनिट है? एसआई यूनिट है, वो सेम होता है। क्या है? मीटर पर सेकंड, है ना। मगर ध्यान रहे, स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। और अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, तो ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। आपको समझ में आ रही होगी बात? तो यहाँ तक तो मेरा क्लैरिटी पकड़ में आया कि एवरेज स्पीड। अब चलिए एक चीज़ थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता है कि डिस्टेंस जो होता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, वो बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। क्या बड़ा होता है? डिस्प्लेसमेंट से होता है। हर बार नहीं होगा बट होता है। या क्या हो सकता है? मैक्स टू मैक्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। छोटा तो कभी पॉसिबल नहीं। डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये अपने को अच्छे से पता है। अगर हम दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दें, क्या कर दें? दोनों तरफ हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। समझिएगा ध्यान से। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या कहलाता है? स्पीड। समझ रहा है क्लैरिटी से? और ए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या कहलाता है? वेलोसिटी। तो इससे एक अपने को और लॉजिक मिला कि स्पीड हमेशा वेलोसिटी से क्या रहती है? बड़ी रहती है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर इसमें तो दो केस बन रहा है, स्पीड बड़ी भी हो सकती है वेलोसिटी से, है ना, और स्पीड बराबर भी हो सकती है। देखिए, दोनों केस को समझना है, स्पीड वेलोसिटी के बराबर भी हो सकती है। स्पीड जब बड़ा कब होता है? जब कोई भी पार्टिकल किस में चलेगा? कर्व पाथ में। किस में चलेगा? है ना, तब वेलोसिटी से बराबर होगा। स्पीड और वेलोसिटी बराबर तब होगा जब पार्टिकल कैसे चलेगा? स्ट्रेट पाथ में। कैसे चलेगा? स्ट्रेट पाथ में। ये मेरे हिसाब से उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। दोनों बराबर तब हो सकता है ना। बाकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये देखना है कि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकती है और वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है। डिस्टेंस ज़ीरो और पॉजिटिव तो हो सकता है, मगर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे अगर हम बोलें कि अगर इस तरफ मान लीजिए मेरे पास एक वेलोसिटी दिया हुआ है इस दिशा में 20 मीटर पर सेकंड, बहुत ध्यान से समझिएगा, और अगर कोई कार मान लीजिए उसके उल्टे डायरेक्शन में, ये कोई कार ए है, समझिएगा ध्यान से, ये कोई कार ए है, इसके डायरेक्शन दिशा इधर है, और कोई कार मान लीजिए यहाँ पे दूसरी कार है, ठीक है, वो इस तरफ चल रही है, और इसका रफ्तार आपको इसमें वेलोसिटी कितना दिया हुआ? 40 मीटर पर सेकंड। ध्यान से सुनिएगा। इस केस में, सॉरी, इसको अगर सेम एग्जांपल ले तो बेहतर होगा मेरे लिए, ठीक है। यहाँ अगर मान लीजिए 20 मीटर,
देखिए दोनों क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मगर डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो इस केस में ना अगर हम दोनों को लिखना चाहें तो हमको अगर वेलोसिटी अगर ऐसे लिखा हो आपके पास कि ये 20 मीटर पर सेकंड है और दूसरा वेलोसिटी आपको लिखा हुआ है -20 मीटर पर सेकंड। यहाँ माइनस का मतलब फिजिक्स में कम और ज़्यादा नहीं है, यहाँ माइनस का मतलब बता रहा है कि इन दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। अगर ये नॉर्थ में जाता होगा, अगर ये नॉर्थ जा रहा है ना, अगर ये नॉर्थ की तरफ जाती है तो ये वाली गाड़ी आपको साउथ में जाएगी, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ, अगर ये ईस्ट है तो ये कहाँ जाएगी, वेस्ट में, अगर ये अप है तो ये डाउन है। समझ में आ रहा है? ये दोनों का मतलब समझाया जा रहा है। तो ये इसी वजह से आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि नेगेटिव हो सकती है वेलोसिटी। वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है। सर जीरो कैसे हो सकता है? क्या कोई बॉडी रुका हुआ है तब? देखिए रुका हुआ है तो फिर तो जीरो होना ही होना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टिकल अगर क्लोज पाथ में चला हो। कैसे चला हो? क्लोज पाथ में, है ना। क्लोज मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं जाके चला, तो एक राउंड में जहाँ से चला वहीं आया। तो इस केस में अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा। ध्यान रखिए, डिस्प्लेसमेंट तो जहाँ से चले वहीं आ गए। पिछले वीडियो को उसको ज़रूर से देखना है। तो ध्यान ये रखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो हो जा रहा है तो टाइम कितना भी लगे क्या फ़र्क पड़ता है, ये पूरा वेलोसिटी अपने को क्या दे देगा, ज़ीरो दे देगा, क्योंकि ये क्लोज पाथ में है। सर और कब हो सकता है ज़ीरो? ज़ीरो कब हो सकता है? ज़ीरो कैसे हो सकता है समझा रहे हैं अभी आपको हम, और नेगेटिव भी कैसे हो सकता है। पहले ज़ीरो वाला समझिए। अगर कोई पार्टिकल ऐसे चला है वापस, मान लीजिए 10 मीटर, और वापस से चल के फिर अपने जगह पे पहुंच गया 10 मीटर। इस केस में क्या हो रहा है, जहाँ से पार्टिकल चला था वहीं आ गया। तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगा अपना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट फिर से ज़ीरो हो रहा है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे। तो इसमें भी आपका वेलोसिटी क्या निकल जाएगा, ज़ीरो, है ना। तो ये दो केस है ऐसे। क्लोज पाथ तो कैसा भी हो सकता है। यहाँ पे हम 4 बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, जहाँ से शुरू हुआ वहीं आके ख़त्म हो गया। तो क्लोज पाथ में हो सकता है। और ये तो ये जो आपको केस 1 है और ये जो आपको केस 2 है, ये दोनों में आपका सिचुएशन ऐसा है। अच्छा, नेगेटिव कब हो सकता है? मान लेते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो आपको इस तरफ चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि उसके जस्ट अपोजिट चल रहा है, वो भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो इस केस में अगर इसको हम प्लस मानते हैं, ऊपर वाले को अगर प्लस मानते हैं तो इसको माइनस मानना पड़ेगा, या ऊपर वाले को अगर आप माइनस मानेंगे तो नीचे वाले को प्लस मानना पड़ेगा। ये प्लस माइनस तो अपना मानने का है, ठीक है। बट ये आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि नेगेटिव कब हो सकता है। समझ में आ रहा है? ज़ीरो भी। इससे हमको अंदाज़ा लग गया कि स्पीड हमेशा वेलोसिटी से बड़ा होगा। कब? जब किसी कर्व पाथ में चलेगा, है ना। कर्व पाथ में चलेगा, स्ट्रेट पाथ में अगर चलेगा तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर होती है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, चलिए। तो आपको यहाँ अंदाज़ा लगा, स्पीड के बारे में पता चला आपको, वेलोसिटी के बारे में आपको पता चला, आपको एवरेज वेलोसिटी के बारे में आपको पता चला आपको, ठीक है, एवरेज स्पीड। अभी इसमें छोटी छोटी बात आपको ये याद रखना है कि जितना भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इन सब से क्वेश्चन बनने वाला, और आगे आपको हम बना के दिखाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। बस आप पेशेंस के साथ, आप पूरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसको आप सुनिए, आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चंस करवाएंगे एक एक करके। पहले आपको इसको देखना है कि हमको ये पहले टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपकी किताब में अभी डिनोशन पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं किया जाता 9th क्लास में, है ना, कि ये क्या है, आप स्पीड भी लिख दें, वेलोसिटी भी लिख दें, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो भी चल जाएगा। मगर हम आपको थोड़ा बता रहे हैं कि ऐसे लिखा जाता है। तो अब समझते हैं आगे हम लोग कि जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो अपना है एक्सेलरेशन। क्या है अपना? एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक जो है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन जो आपका टॉपिक है इसको कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ठीक है, पहले समझिए। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहले समझ लीजिए कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब समझिए
इसको डायरेक्शन से मतलब है। और ये टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला, ठीक है, ये टॉपिक समझने वाला, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन समझाने के बाद फिर आपको हम समझाएंगे कि वेलोसिटी दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। वैसे ही समझाएंगे आपको हम एक्सेलरेशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तब जाकर आपको क्लैरिटी आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको हम बाद में समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल है इसमें। तो एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। या इसको हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ वेलोसिटी का बदलना। सर इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा? एक्सेलरेशन को लिखेंगे, चेंज कैसे निकालते हैं हमेशा समझ लीजिए। चेंज जो वर्ड है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम रहेगा तो उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए। जब भी चेंज निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल से निकलता है। कैसे निकलता है? फाइनल माइनस इनिशियल। मान लेते हैं कि फाइनल, तो कैसे चेंज निकलेगा? फाइनल। तो चेंज किसका निकल रहा है? वेलोसिटी का। तो क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे निकलेगा वेलोसिटी का चेंज बाय टाइम। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन निकलेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। देखिए हम स्पीड नहीं बोल रहे हैं, बार बार समझिएगा, ये जो टर्म है वेलोसिटी, हम यहाँ पे स्पीड नहीं बोल रहे। क्या स्पीड के चेंज होने से एक्सेलरेशन नहीं आता है? आता है, लेकिन सिर्फ स्पीड के चेंज होने से एक्सेलरेशन नहीं आता। आप दो वर्ड समझ लीजिए। क्या तुमसे अगर आपसे कोई सवाल पूछे क्या स्पीड के चेंज होने से एक्सेलरेशन आता है? बिल्कुल आता है। कोई आपसे बोले कि क्या सिर्फ स्पीड के चेंज होने से एक्सेलरेशन आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ स्पीड के चेंज होने से एक्सेलरेशन, ऐसा कई बार हो सकता है कि स्पीड तो चेंज नहीं कर रहा है, स्टिल एक्सेलरेशन है वहाँ पर। अभी हम लोग देखेंगे इसको आगे। चलिए, तो एक्सेलरेशन को, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं और टाइम के लिए टी से करते हैं। तो ये अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन के आ गया v माइनस यू अपॉन टी, है ना, जो कि आपका u यहाँ पे क्या है? u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और v आपका क्या है? फाइनल वेलोसिटी। क्लियर है? हाँ, तो जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्लियर हो गया और t यहाँ पे क्या है? टाइम है। t यहाँ पे क्या है? t यहाँ पे क्या है? टाइम है। अब एक बात बताइए, वेलोसिटी को वेलोसिटी में से घटाने से क्या आता है? अरे पैसा में से पैसा घटाने से पैसा आता है। तो वेलोसिटी को वेलोसिटी में से घटाने से क्या आएगा? वेलोसिटी ही आएगा। इसका मतलब v माइनस यू को अगर घटाते हैं, ये v माइनस यू में से, तो वेलोसिटी ही आएगा। तो उसके लिए यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड। बाई टाइम के लिए क्या लिखेंगे? सेकंड। सेकंड और सेकंड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। कई बार किताब में इसको ऐसे भी लिखा था, मीटर सेकंड का पावर -2। आपको पता है एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब इसको न्यूमरेटर से, नहीं सॉरी, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो पावर उसका साइन चेंज होता है। तो यहाँ साइन चेंज हो गया। तो ये ऐसे भी किताब में लिखा रह सकता है, इसको देख के टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा यूनिट हो गया एक्सेलरेशन का। थोड़ा समझते हैं एक्सेलरेशन को। क्या है एक्सेलरेशन? का मतलब होता है वेलोसिटी का बदलना हर एक पर्टिकुलर टाइम में, है ना। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझे कि अगर आपको ऐसे लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये क्या दिया हुआ है आपको? एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज। नहीं समझ में आ रहा? अगर कल को आपको 30 समझ लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ, इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट का, कोई ऑब्जेक्ट के पास अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हर एक सेकंड में उसका स्पीड 30 से बढ़ते जा रहा है। हर एक सेकंड में उसका स्पीड, है ना, एवरी सेकंड में उसका स्पीड कितना हो जा रहा है? 30 से बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कल को कहा जाए कि ये इतना का एक्सेलरेशन से चल रहा है ना कोई चीज़,
तो ध्यान यहाँ पे यही देना है कि जब भी एक्सेलरेशन की बात आती है यहाँ पर, तो मेरा टारगेट होता है कि इसको ऐसे समझना कि हर 1 सेकंड में कितना स्पीड इंक्रीज कर रहा है ना। अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया मतलब हर 1 सेकंड में 10 का स्पीड बढ़ रहा है। अगर 40 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन है मतलब हर 1 सेकंड में 40 का स्पीड बढ़ रहा है। अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मान लीजिए एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब हर 1 सेकंड में इसका जो स्पीड है वो कितना इंक्रीज कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है। उम्मीद है आपको बात समझ में आया होगा। ये है इसका मतलब एक्सेलरेशन का। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि एक्सेलरेशन को किससे फ़र्क पड़ता है, वेलोसिटी के चेंज से। ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पे कुछ सवाल निकलेगा ऑब्जेक्टिव। एक्सेलरेशन को फ़र्क किससे पड़ता है, एक्सेलरेशन को फ़र्क किससे पड़ता है, एक्सेलरेशन को जो फ़र्क पड़ता है वो वेलोसिटी से पड़ता है, मतलब वेलोसिटी के चेंज होने से। अब ध्यान सोचिएगा, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे, ध्यान से सुनिएगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी में 2 चीज़ हैं, एक तो वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है और एक उसका मैग्नीट्यूड है। अगर आप मैग्नीट्यूड भी बदल देते हैं तो वेलोसिटी बदल जाती है। पिछले एग्जांपल में था ना कि अगर 20 मीटर पर सेकंड से कोई नॉर्थ में जा रहा है और 20 मीटर पर सेकंड से अगर कोई साउथ में जा रहा है तो दोनों का स्पीड बराबर है, वेलोसिटी बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई पार्टिकल है, या तो उसके पास वेलोसिटी का अगर आप डायरेक्शन बदलते हैं तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, या अगर आप मैग्नीट्यूड बदलते हैं तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन बदल जाएगा। इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कि वेलोसिटी जब बदलेगा, समझ लेना है इसको थोड़ा अच्छे से, चेंज कैसे कर सकता है। वेलोसिटी का चेंज होने के पीछे 2 रीज़न है, एक तो डायरेक्शन की वजह से चेंज हो सकता है और एक मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन भी चेंज करेगा वेलोसिटी का तो एक्सेलरेशन होगा, समझ में आ रहा है। और अगर मैग्नीट्यूड का ही बदलाव होगा तो भी एक्सेलरेशन होगा। आप समझ लीजिए। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और चल के इसका स्पीड बढ़ के 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है ना। और इतना में इसको समय जो लगता है वो आपको दिया हुआ 2 सेकंड। पहले 20 था, 2 सेकंड के बाद 40 हो जाता है। और कैसे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। क्या दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल सेम है। तो डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन की वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, मैग्नीट्यूड की वजह से आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी लिखने की, एक्सेलरेशन लिखने की कोशिश करें तो हम लिखेंगे v माइनस यू बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, जो बाद वाला है 40, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 20 माइनस -20 बाई टाइम आपका 2 है। तो 40 माइनस 20 दैट इज 2 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये मतलब है इसमें एक्सेलरेशन आने का मतलब है। क्या पार्टिकल अभी कैसे चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है ना। तो इसका मतलब है एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहा है। मान लेते हैं कि अगर ये अपना एक ही दिशा में दोनों जा रहा है, अगर दोनों ईस्ट की तरफ चल रहा है तो ईस्ट की तरफ चल रहा है। तो ये यहाँ समझ में है। लेकिन अगर मान लीजिए, ये तो बात होगी स्ट्रेट लाइन के लिए, किसके लिए बात होगी कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर कोई पार्टिकल ऐसे कर्व चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, समझिएगा ध्यान से, इसका स्पीड हर जगह पे कितना है, मान लेते हैं आप समझने के लिए कि 20 मीटर पर सेकंड हर जगह पे। ये जो पाथ चल रहा है, इसमें इनका जो स्पीड है, जो पाथ चल रहा है, इनका जो स्पीड है, हर जगह पे 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ 20, यहाँ 20, हर जगह पे 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड है। तो स्पीड तो बदलाव नहीं हो रहा, याद रख लीजिएगा। मतलब यहाँ पे पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कैसे चल रहा है, पार्टिकल जो है वो किससे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ध्यान रखिएगा।
पार्टिकल जब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मगर यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए, पूछा जाए कि क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन है कि नहीं है, तो यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा सर ये मेरा, कोई बच्चा कहेगा कि सर ये इनिशियल वेलोसिटी u है, ये फाइनल वेलोसिटी है। मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक समय मान लीजिए 10 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 10 सेकंड लगता है। तो एक्सेलरेशन बता दीजिए। तो एक्सेलरेशन लिखेगा v माइनस यू अपॉन टी, है ना, फॉर्मूला पता। तो फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी भी 20 बाई टाइम 10, तो 20 माइनस 20 0/10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो एक्सेलरेशन उसका 0 आ जाएगा, जो कि ये गलत हो जाएगा। ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, रॉन्ग है ये। समझ में आ रहा है? यहाँ एक्सेलरेशन है, तो सर एक्सेलरेशन है तो फिर फॉर्मूला क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि ध्यान रखना है आपको कि ये फॉर्मूला जो हम लिखते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला जो हम लोग लिखते हैं a बराबर v माइनस यू बाई टी, ये हमेशा काम आता है स्ट्रेट लाइन में। कैसा काम आता है? जब तभी हम इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं जब पार्टिकल किससे चले, किस में चले? स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अगर स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल नहीं चलेगा तो आप इससे इस फॉर्मूला को नहीं लगा सकते हैं। तो सर यहाँ पे तो कर्व है, तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा अगर ये निकालेंगे तो, मगर यहाँ एक्सेलरेशन है। तो अब समझाइए कि कैसे होता है एक्सेलरेशन। समझो, मान लो जब पार्टिकल इस जगह पे था तो इसका डायरेक्शन इधर था, जब यहाँ पे था तो इसका डायरेक्शन इधर था, जब यहाँ पे था इसका डायरेक्शन इधर था, जब यहाँ पे था तो डायरेक्शन इधर था। तुम देख सकते हो कि हर एक मोमेंट पे डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है। और यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी के चेंज होने से यहाँ पे क्या आ जाएगा? अपना एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन इज मस्ट। तो सवाल उठता है सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये आपके सिलेबस से बाहर का है, ये आपके आउट ऑफ कोर्स है। इसमें इस बोलते हैं ना, इस वैरायटी में ना, इसमें आपका जो कैलकुलेशन है, जो सिर्फ वो जो कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन जो है कर्व पाथ के लिए, वो आउट ऑफ सिलेबस है। खुशी मिला होगा, ठीक है। तो अब इतना अंदाजा तो हमको लग चुका है कि एक्सेलरेशन हमको बहुत अच्छे से समझ में आया कि एक्सेलरेशन क्या है। अब देखिए आपके साथ इसमें कोई भी बदमाशी नहीं कर सकता। अब आपको कल को कोई बोलेगा, देखिए 3-4 बात, कि अगर कोई पार्टिकल सुनिएगा स्ट्रेट लाइन में चल रहा, सुनिएगा ध्यान से, और चल रहा कांस्टेंट स्पीड से, सुनते जाइएगा, केस 3 है ना। कोई पार्टिकल कैसे चल रहा है? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। कैसे चल रहा है? मान लेते हैं 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कैसे चल रहा है? कांस्टेंट स्पीड। देखिए स्ट्रेट लाइन में चलिएगा तो देखिए हर जगह इसका डायरेक्शन क्या है? सेम है, मतलब डायरेक्शन बदल नहीं रहा है और स्पीड भी कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का दोनों क्या है? फिक्स है। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी तुम्हारा चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी का चेंज यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो फाइनल वेलोसिटी और इस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी वो बराबर होगा इनिशियल वेलोसिटी के। नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, तो इसका मतलब है कि 40 माइनस 40 कर सकते हैं बाई टाइम, तो आ जाएगा 0। टाइम कुछ भी लगे क्या फ़र्क पड़ता है, 0 तो देना ही है। तो मीटर पर मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये अपने को ध्यान रखना है। देखिए यही काम पीछे वाला में था। देखिए अगर आप वहाँ ध्यान दीजिए तो ये कर्व पाथ में, मगर यहाँ पे एक्सेलरेशन था। दोनों देखिए कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मगर यहाँ कांस्टेंट स्पीड के साथ साथ यहाँ डायरेक्शन बदल रहा है, यहाँ डायरेक्शन नहीं बदल रहा। इसीलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन जो अपना लास्ट वाला केस है यहाँ पे 0 है। समझ में आ रहा? हाँ, इसका मतलब आपको ये ध्यान रखिए। और जब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे स्ट्रेट लाइन में, जब पीछे वाला केस जो था अपना, ये वाला केस अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसमें हम लोग देख रहे थे, तो इस केस में आपका पता चल रहा था कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। देखिए डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा था लेकिन मैग्नीट्यूड बदल रहा था। इसका मतलब आपको एक यहाँ से बहुत अच्छा सा एक अपने से कंक्लूजन बनाना है कि जब भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा, सुनिएगा ध्यान से, कभी क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव कि पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो आपके पास 2 संभावना हो सकता है।
या तो उसके पास एक्सेलरेशन 0 के बराबर ना हो, मतलब होगा एक्सेलरेशन। चलिए इसको थोड़ा सिंपल लिख देते हैं आपको थोड़ा, ठीक है। या तो एक्सेलरेशन होगा, मतलब हम टिक लगा रहे हैं, या तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब 0 होगा, है ना। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। तो सर कब 0 होगा एक्सेलरेशन? स्ट्रेट लाइन में 0 तब होगा, स्ट्रेट लाइन में, कंडीशन सुन लीजिए, स्ट्रेट लाइन में जब उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा। स्पीड क्या रहेगा इसका? कांस्टेंट। और स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन कब होगा? जब उसका स्पीड चेंज कर रहा होगा। स्पीड क्या कर रहा होगा? चेंज कर रहा होगा, मतलब मैग्नीट्यूड को बदल रहा होगा, तब जाके आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। मगर अगर आप कर्व पाथ में चलें, बहुत ध्यान से समझिएगा, कर्व पाथ में एकदम डिटेल चीज़ है, कर्व पाथ में तब आपके पास, आपको बिना सोचे समझे सोचना है, ये नहीं सोचना है चाहे उसमें हमेशा एक्सेलरेशन होगा। उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? ऑलवेज एक्सेलरेशन विल बी देयर, हमेशा एक्सेलरेशन होगा, चाहे वो कांस्टेंट स्पीड से चले। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चले, कांस्टेंट स्पीड से चले या वेरिएबल स्पीड से चले, आपको इसका परवाह नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर कांस्टेंट स्पीड से भी चलता होगा कर्व पाथ में, तो वो अपना डायरेक्शन तो बदलेगा। तो डायरेक्शन के बदलने से स्पीड, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा उसका, और वेलोसिटी के बदलने से एक्सेलरेशन आ जाएगा। और वेरिएबल स्पीड है, फिर तो सोचना ही नहीं है। मतलब अगर देखिए, दो सिचुएशन आपको हम दिखा रहे हैं कि कोई पार्टिकल अगर ऐसे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से 40 मीटर पर सेकंड, है ना, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कैसे चल रहा है? कांस्टेंट स्पीड से। और अगर एक ठो ऐसे चल रहा, मान लीजिए यहाँ पे स्पीड, मान लीजिए, ध्यान से समझना है, यहाँ पे स्पीड मान लीजिए, यहाँ पे स्पीड अगर आपका है 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ आपका स्पीड मान लीजिए 40 मीटर पर सेकंड, यहाँ आपका स्पीड है 60 मीटर पर सेकंड। देखिए, दोनों के केस में एक्सेलरेशन है, नॉट इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन है। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन है। जब भी कर्व पाथ हो, आपको आंख बंद करके बोलना है कि एक्सेलरेशन है, चाहे कांस्टेंट स्पीड से चले, चाहे वेरिएबल स्पीड से चले, ठीक है। यहाँ अगर आपसे कोई रीज़न पूछ ले कि यहाँ एक्सेलरेशन आने का वजह क्या है, तो आपको बताना है यहाँ पे डायरेक्शन है। यहाँ एक्सेलरेशन 0 नहीं होने का रीज़न क्या है? डायरेक्शन है। और यहाँ अगर एक्सेलरेशन आने का वजह पूछ ले, तो बोली कि देखिए, एक तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों वजह समझ में आए मेरे हिसाब से। आपको क्लास 9 के हिसाब से एक्सेलरेशन के बारे में बहुत कुछ जानकारी हो गया आपको। ये इतना आपको अगर क्लैरिटी है, तो आपको समझ में आया कि अच्छा एक्सेलरेशन चीज़ क्या है, एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्योंकि A बराबर v-u/t से न्यूमेरिकल तो आप लोग पढ़ते हैं क्लास स्कूल में, मगर इसको इस्तेमाल कब करते हैं? जब स्ट्रेट लाइन में रहेगा तभी कर सकते हैं, ठीक है। और कर्व पाथ में तो कभी लगाने का इसको आप जरूरत मत कीजिएगा, क्योंकि आपका सवाल गलत करा देगा ही, ठीक है। तो अब हमको धीरे धीरे यहाँ पे ये समझ में आया है कि आखिर एक्सेलरेशन के बारे में पकड़ गया है। अभी यहाँ से 5 से 7 मिनट का टॉपिक आपका लेंगे, वापस से चलते हैं, क्योंकि आपको जैसे डायरेक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया लग गया है। यहाँ पे आपको वेलोसिटी का क्लासिफिकेशन समझाते हैं कि वेलोसिटी कितना तरह का है, और वेलोसिटी के बारे में आपको समझना है थोड़ा सा, है ना। तो वेलोसिटी को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को समझते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ये हम लोग पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, 2 तरह का होता है वेलोसिटी, समझिएगा ध्यान से। अब सवाल निकलने वाला चीज़ है, यहाँ से आपको जो समझा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है, समझिएगा। और एक कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं? समझिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए पहला कंडीशन आप समझ लीजिए, आपको स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा। इसके लिए हमेशा कैसा होना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है बाबू, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आप समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा आपको समझ रखना पड़ेगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और
कर्व पाथ भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? कर्व पाथ, है ना। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा? स्ट्रेट लाइन में। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को थोड़ा समझते हैं क्या बोलता है। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, पहला कंडीशन है कि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और वो मान लेते हैं कि पहला सेकंड में वो 1 मीटर डिस्टेंस तय करता है, अगले सेकंड में फिर से कितना तय करेगा? 1 मीटर, नेक्स्ट सेकंड में फिर से कितना तय करेगा? 1 मीटर, और नेक्स्ट सेकंड में फिर से क्या तय करेगा? 1 मीटर। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम ड्यूरेशन को मान लीजिए 1 मिनट ले लेते हैं, तो 1 मिनट में मान लेते हैं कि 10 मीटर तय करता है, फिर अगले मिनट में 10 मीटर तय करता है, फिर अगले मिनट में 10 मीटर तय करता है। मगर होना कैसे चाहिए? स्ट्रेट लाइन में। तब कह सकते हैं कि वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या कार, कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इफ़ ए पार्टिकल और बॉडी मूव्स in a straight line and cover equal distance in equal interval of time. Is it clear to you? ठीक है। अब हमको ध्यान यहाँ पे देना है कि जब भी आपको ध्यान में अगर आपको आ जाए कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो आपको आंख बंद करके बोलना है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कर्व पाथ में कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। आप समझ लीजिए, देखिए कर्व पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है, हम बार बार बोल रहे हैं, कर्व पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल नहीं। समझ में आया? तो हम लोग कह सकते हैं, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप स्ट्रेट लाइन नहीं लगाते हैं तो फिर आपके साथ समझ लीजिए आपका डेफिनेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या हो सकता है सर? देखिए, इसके लिए पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। कर्व में तो किसी को दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कर्व में जब भी होगा तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, है ना। कर्व में तो आपको पता है कि वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को सीधा कैसे डिफाइन करना है ना, क्या बोलना पड़ेगा इसका डेफिनेशन के लिए? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कह लें या पार्टिकल कह लें, ठीक है, या बॉडी कह लें, कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको आप समझ सकते हैं ऐसे यहाँ पर कि अगर मान लेते हैं कि पहला सेकंड में कोई पार्टिकल चला 1 मीटर में, अभी स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर अगले सेकंड में चला 1.5 मीटर, फिर अगले सेकंड में चला 2.5 मीटर। इससे ये बता रहा है चल तो स्ट्रेट रहा है मगर अनइक्वल डिस्टेंस तय कर रहा है, तो इसका वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, है ना। और कर्व पाथ में होगा तो फिर तो टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं। कर्व पाथ में आपको ध्यान ये रखना हमेशा के लिए कि कर्व है तो कभी भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होने वाला, हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होने वाला। तो ठीक है, इसको आप दोनों का आपको क्लैरिटी आपको समझ में आया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा निकल करके आता है। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि कर्व पाथ है, क्या यूनिफॉर्म स्पीड पॉसिबल है? यस। क्या वेरिएबल स्पीड पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या कर्व पाथ में यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल है? कभी नहीं। स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल है। स्ट्रेट लाइन में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ आपको डिटेल पूरा चीज़ के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, एक्सेलरेशन आपको बताने वाले हैं, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होगा। एक्सेलरेशन का भी 2 तरह का होता है। एक एक्सेलरेशन हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग आने वाले टाइम में। नेक्स्ट में तो हम लोग रिटार्डेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग ग्राफ का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जब पूरा सीख लेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक ठो जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम लोग। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझते हैं क्या बोलता है। देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपको समझना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको पाथ हमेशा कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान रखना है। और नॉन यूनिफॉर्म के लिए दोनों हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व पाथ भी हो सकता है।
सर स्ट्रेट लाइन में क्या है? देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी का चेंज होना। हम बार बार कह रहे हैं स्पीड के सिर्फ नहीं, क्योंकि देखिए स्पीड के चेंज होने से एक्सेलरेशन आता है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन सिर्फ स्पीड के चेंज होने से आता है, ये बात गलत है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हम लोग कहते हैं इफ, है ना, एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब समझ लीजिए वर्ड, हम यहाँ पे वेलोसिटी यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन में यूज कर रहे थे इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्पीड इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्पीड का इस्तेमाल करेंगे तो हमको स्ट्रेट लाइन लगाना पड़ेगा, और अगर हम स्पीड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम अगर ऐसा कहते हैं इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगाने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम वेलोसिटी बोल रहे हैं ऑलरेडी, तो उसके पास कोई ना कोई डायरेक्शन है। समझ में आ रहा? मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई पार्टिकल अगर मान लीजिए 1 मिनट में अपना स्पीड चेंज किया 10 मीटर पर सेकेंड, तो अगला मिनट में भी उसको कितना चेंज करना पड़ेगा? 10 मीटर पर सेकेंड। अगला मिनट में भी कितना चेंज करना पड़ेगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपने को अंदाज़ा लगता है यहाँ से कि हर एक टाइम इंटरवल में, फिक्स टाइम इंटरवल में, वो अपने जो क्या बोलते हैं स्पीड, क्या बोलते हैं वेलोसिटी है, उसको क्या कर रहा है? इक्वली चेंज कर रहा है ना। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होना मस्ट है ना। जब स्ट्रेट लाइन बोल चुके हैं इसको, तो फिर यहाँ पे स्पीड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड, और वेलोसिटी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन अब अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन के लिए, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए पहला मिनट में आपका स्पीड चेंज हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और अगला मिनट में आपका चेंज हो रहा है 10.5 मीटर पर सेकेंड, फिर अगला मिनट में चेंज हो रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हर एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो आपका वेलोसिटी है वो अलग अलग चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पहचान है ना। अब कर्व पाथ में तो आपको टेंशन लेना ही नहीं, कर्व पाथ में तो आपको देखना ही नहीं है। आपको कर्व पाथ में हमेशा कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका कभी भी होगा नहीं। कैसा होगा आपका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कभी भी नहीं होगा आपका, क्योंकि वहाँ पे हमेशा उसका डायरेक्शन बदलेगा वेलोसिटी का, और वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलने की वजह से आपका उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो कर्व पाथ में कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ से कई बार सवाल उठता है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने के लिए पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म के लिए पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन और कर्व दोनों हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्लैरिटी अपने को है। तो ये हम लोग को एक्सेलरेशन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको निकल कर के आता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।